आज 26 जनवरी 2026 है, गणतंत्र दिवस। हम सब आज परेड में देश की सैन्य शक्ति और झांकियों में सांस्कृतिक एकता देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक और तरह की शक्ति है, एक और तरह की एकता जो लाखों भारतीय परिवारों के घरों में हर रोज देखी जाती है। हाँ। आज हम उसी शक्ति की बात करेंगे जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और दूसरी दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे परिवार दिखाते हैं। बिल्कुल। और इस बातचीत के लिए हमारा आधार कोई भारी भरकम मेडिकल रिपोर्ट नहीं, बल्कि नितिन नाम के एक पेशेंट एडवोकेट का लिखा एक बहुत ही व्यक्तिगत लेख है। अच्छा। और ये लेख सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये निराशा के अंधेरे से निकलकर उस जगह पहुंचने का नक्शा है जिसे वो विज्ञान आधारित आशा कहते हैं। तो हमारा मिशन आज साफ है। हम नितिन के अनुभव के जरिए ये समझेंगे कि 2026 में भारत में दुर्लभ बीमारियों की देखभाल का सच क्या है। क्या बातें सिर्फ कागजों पर हो रही हैं या जमीन पर भी कुछ बदल रहा है। हाँ, चलिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले उस हकीकत को महसूस करना जरूरी है जिससे ये मरीज हर दिन गुजरते हैं। सही बात है। नितिन अपने लेख में लिखते हैं, जिस दिन डॉक्टर ने बताया कि मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उस दिन लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। वो बताते हैं कि ये सिर्फ मांसपेशियों की कमजोरी नहीं है, ये हर रोज उन कामों के लिए लड़ने की जंग है जिन्हें हम मामूली समझते हैं। बिस्तर से उठना, बिना सहारे के बैठना, चलना, यहाँ तक कि गहरी सांस लेना। हाँ, इन सब में असाधारण ताकत लगती है। और यही बात इस लेख को इतना शक्तिशाली बनाती है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद इसका जो सुर है वो निराशा का नहीं है। नहीं, वो एक यथार्थवादी उम्मीद का है। ये इस बात का सबूत है कि भले ही मंजिल अभी दूर है, लेकिन सफर सही दिशा में शुरू हो गया है। तो फिर चलिए उन संकेतों पर ही गौर करते हैं। स्रोत में इन्हें आशा के 4 स्तंभ कहा गया है। हाँ। पहला स्तंभ है जेनेटिक टेस्टिंग और निदान में सुधार। कुछ साल पहले तक तो मरीजों को सालों साल अपनी बीमारी का सही नाम तक पता नहीं चलता था। बिल्कुल। उन्हें बस ये कह दिया जाता था कि मांसपेशियों की कोई समस्या है, और ये एक बहुत बड़ी बाधा थी। बाधा क्यों? आप सोचिए, आप एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और आपको अपने दुश्मन का नाम ही नहीं पता। डीएमडी मतलब ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या एलजीएमडी लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या एफएसएचडी, ये सब अलग अलग बीमारियां हैं। और इनके प्रबंधन का तरीका भी अलग होगा। हाँ, बिल्कुल अलग है। बिना सही नाम के आप बस अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। तो अब इसमें क्या बदलाव आया है? क्या जेनेटिक टेस्टिंग अब भारत में आसानी से उपलब्ध है? देखिए, बदलाव आया है, और बहुत अहम बदलाव आया है। आज भारत के बड़े शहरों में कई अच्छी लैब्स हैं। जागरूकता बढ़ी है, तो डॉक्टर भी अब जल्दी इसकी सलाह देते हैं। लेकिन ये तो बहुत महंगी होती थी। हाँ, कीमतें अभी भी ज्यादा हैं, लेकिन 2 साल पहले की तुलना में काफी कम हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार और कई एनजीओज भी इसमें मदद कर रहे हैं। तो ये अब असंभव नहीं है। नहीं, अब ये असंभव की श्रेणी से निकलकर मुश्किल लेकिन संभव की श्रेणी में आ गया है। और ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो एक बार बीमारी का सही नाम पता चल गया, मतलब दुश्मन की पहचान हो गई, उसके बाद अगला कदम क्या है? उसके बाद आती है पेशेंट रजिस्ट्री। पेशेंट रजिस्ट्री। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा बोरिंग और सरकारी काम लगता है। एक डेटाबेस, कुछ नाम और आंकड़े। क्या ये वाकई जमीन पर कोई असर डाल रहा है? आपका सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि रजिस्ट्री शब्द में वो भावना नहीं है जो इसके काम में है। अच्छा। इसे डेटाबेस की तरह मत देखिए, इसे एक सेना की तरह देखिए जो इकट्ठा हो रही है। पहले हर मरीज अकेला लड़ रहा था। हाँ। अब रजिस्ट्री के जरिए वो एक बड़ी ताकत का हिस्सा बन रहे हैं। मतलब साफ है, बिना डेटा के विज्ञान अंधा है। ये रजिस्ट्री मरीजों को सिर्फ गिनती से एक पहचान में बदल देती है। पहचान में? वो कैसे? ऐसे कि जब दवा कंपनियां या रिसर्च संस्थान भारत में क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले क्या चाहिए? मरीज। हाँ, मरीज। उन्हें ये जानना